A very warm welcome to all of you to my YouTube channel, Ask Advocate Joe. As you know that uh, we have launched a series on the fundamental right, and this series consists of 6 parts. It is divided into 6 series of fundamental rights, right? तो ये जो वीडियो है इट इज़ पार्ट ऑफ सीरीज 1 विच इज़ द राइट टू इक्वालिटी, और ये इसका थर्ड फेज है एंड इट विल कवर आर्टिकल 16। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 करा है कवर, राइट? सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स सी व्हाट्स इन द आर्टिकल 16. Now article 16, what does it say? It provides that there shall be a equality of opportunity in the matter of public employment, that in matters relating to employment or appointment to any office under the state. अब इस क्लॉज 1 का क्या मतलब है, इसको अच्छे से इन डिटेल समझते हैं. क्लॉज 1 क्या कह रहा है? क्लॉज 1 ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वालिटी होनी चाहिए किसमें? अपॉइंटमेंट में एंड एम्प्लॉयमेंट में. कहाँ पे होनी चाहिए? स्टेट के अंदर जो भी ऑफिसेज है, ठीक है. और यहाँ पे जो इक्वालिटी वर्ड है इट इज़ फॉर द अपॉर्चुनिटी. अब इसको अच्छे से इन डिटेल समझते हैं. एंड इट इज कन्फाइंड ओनली टू द सिटीजन्स. सी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो क्लॉज 1 बता रहा है आर्टिकल 16 का, वो ये कह रहा है दैट अपॉर्चुनिटी देते वक्त आपने इक्वालिटी करनी है सबके बीच में. किसके बीच में? सिटीजन्स के बीच में. अब इसका क्या मतलब हुआ? इस वर्ड का क्या मतलब हुआ? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. दैट मीन्स दैट कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे जॉब दो ही दो, या मुझे एम्प्लॉय करो, या मुझे अपॉइंट करो इस चीज़ में. नहीं. what it what this article 16 clause 1 ensures, it ensures that हर बंदा जो कि इंडिया का सिटीजन है, ठीक है, जब भी कोई स्टेट के अंदर, वेदर द स्टेट ऑफिसेज कौन कौन से हैं? स्टेट ऑफिसेज वेदर सेंटर के ऑफिसेज हैं या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट के ऑफिसेज हैं. जब भी यहाँ पे कोई नौकरी निकलेगी, पोस्ट निकलेगी, तो उस पोस्ट में हर बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बशर्ते कि वो बंदा हमारा सिटीजन होना चाहिए इंडिया का. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़. ठीक है. अब यहाँ पे जस्ट बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी वर्ड आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बंदे को जॉब मिलेगी ही मिलेगी. नहीं, इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू बी एम्प्लॉयड और टू बी अपॉइंटेड. अब 2 वर्ड्स आ जाते हैं यहाँ पे, व्हाट इज मेंट बाय अपॉइंटमेंट और व्हाट इज मेंट बाय द एम्प्लॉयमेंट. लेट अस अंडरस्टैंड. एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. अब जो तो आपकी बात आ जाती है अपॉइंटमेंट. ये अपॉइंटमेंट क्या हुई? अपॉइंटमेंट का मतलब हुआ कि जब कोई पोस्ट निकली, ठीक है, स्टेट के ऑफिस में, यानी कि चाहे सेंटर हो चाहे वो एक इंडिविजुअल स्टेट हो, वहाँ पे कोई भी पोस्ट अगर निकलेगी तो हर बंदे को जो कि सिटीज़न है इंडिया का, उस पर्सन को अपॉइंट होने का, ठीक है, स्पेसिफिक पोस्ट पे अपॉइंट होने का हक है. अब अपॉइंटमेंट का यहाँ पे मतलब है कि जो एक्ट, यानी कि शुरुआत में उस बंदे को उस पोस्ट के लिए अंदर आना है, यानी कि उसको अपॉइंट करना है आपने. ठीक है. वेयर एज ये जो अपॉइंटमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है,
इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इंसिडेंटल। इसमें आपका सारे का सारा टेन्योर आ गया पोस्ट के दौरान, ठीक है, जिसमें आपकी सैलरीज आ गई, ठीक है, जिसमें आपकी प्रमोशंस आ गई, आपकी लीव्स आ गई, आपकी पे आ गई, आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स आ गए। क्लियर। अब जब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट का मतलब हुआ कि उस बंदे को उस पोस्ट पे अपॉइंट करना है, शुरुआत का दौर, जो पहला अपॉइंटमेंट लेटर देके उसको अपॉइंट करना, वो वाला पार्ट एम्प्लॉयमेंट का पार्ट आ गया। बाकी सारा जो टेन्योर होगा राइट फ्रॉम हिज ज्वाइनिंग, वो कितनी सैलरी लेगा, वो कितनी प्रमोशन होएगी, लीव्स होएंगी, पे होएगी, रिटायरमेंट होगी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी स्टेट जब भी कोई पोस्ट निकालेगा, चाहे सेंटर हो चाहे इंडिविजुअल स्टेट हो, तो वहाँ पे उसकी अपॉइंटमेंट में और उसकी एम्प्लॉयमेंट में कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। वहाँ पे इक्वालिटी होगी, सब सिटीजन्स को बराबर हक दिया जाएगा। क्लियर। नाउ लेट अस सी व्हाट डज क्लॉज 2 सेज। क्लॉज 2 ये क्या कह रहा है? अब यहाँ पे इन्होंने क्लॉज 2 में क्या कर दिया कि ग्राउंड्स बना दिए, राइट। उन्होंने बोला कि किसी भी सिटीजन को जब भी आप एम्प्लॉय करते हो या अपॉइंट करते हो, तो उसको आपने ना तो इन एलिजिबिलिटी ठहरानी है, इन एलिजिबल करना है, और ना ही उसको डिस्क्रिमिनेट करना है, ठीक है। यानी कि आपने उसको ना ही इनएलिजिबल करार करना है उस सिटीजन को, ना ही डिस्क्रिमिनेट करना है, कुछ ग्राउंड्स के आधार पे। अब ये ग्राउंड्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहला ग्राउंड तो जैसे आपने देखा है पहले भी, वन इज द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये तो हमने आर्टिकल 15 में भी देखे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 2 ग्राउंड्स और दे दिए उन्होंने। एक और ग्राउंड कौन सा दे दिया? डिसेंट, और एक रेजिडेंस का। अब देखो यहाँ पे क्लॉज 2 स्पेसिफिकली बोल रहा है कि किसी भी सिटीजन को जब आप अपॉइंट करोगे, या फिर जब आप उसको एम्प्लॉयमेंट में होगा, वो एम्प्लॉयमेंट के दौरान उसके रिलीजन के केस बेस पे, या फिर उसकी रेस के बेस पे, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, या उसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेस पे, या उसकी डिसेंट के बेस पे, यानी कि वो किसका डिसेंडेंट है, उस बेस पे आप उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, ना ही उसको इनएलिजिबल करार करोगे। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते कि आप भैया इस पर्टिकुलर रेजिडेंस के रहने वाले हो, इस करके आप इस पोस्ट के लिए इनएलिजिबल हो जाते हो। But this particular part, residence, is subject to a condition which is specified under clause 3. So let us see clause 3. क्लॉज 3 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि देखो हमने यहाँ पे क्लॉज 2 में बता तो दिया कि रेजिडेंस के आधार पे या उसके बेसिस पे हम किसी पर्सन में डिस्क्रिमिनेशन या इनएलिजिबिलिटी नहीं कर सकते। लेकिन सपोज करो एक तमिलनाडु का बंदा है, हम्म, पंजाब में पोस्ट निकली है, वो पंजाब के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो अगर तो उसको हम सीधा अगर उसको बोल देंगे कि जी रेजिडेंस तेरा अलग है, हम तेरे को जॉब नहीं दे सकते, तो वहाँ पे तो क्या हो गया, वायलेशन होगी आर्टिकल 16 की, और इनफैक्ट जो सोल है राइट टू इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी ही वायलेशन होगी। तो उसके लिए क्लॉज 3 में एक सिंपल सिंपल कंडीशन दिया होगा, प्रिवेंट किया हुआ है, प्रिवेंशन क्लॉज है ये एक तरह का, या ये एक तरह का पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, राइट, एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, एम्पावरमेंट देता है कि आप कोई भी अगर एम्प्लॉयमेंट होएगी, या गवर्नमेंट की, सेंटर की, या लोकल अथॉरिटी की,
या किसी यूनियन टेरिटरी की या किसी स्टेट की, तो वहाँ पे आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अगर चाहो कि इस पर्सन की एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए रेजिडेंस के रिलेटेड ऑफ अ पर्टिकुलर रेजिडेंस, ठीक है, तो उसको मना नहीं कर सकते। यानी कि क्लॉज 3 में पार्लियामेंट को एम्पावरमेंट मिल गई कि अगर कोई भी पोस्ट निकलती है, सेंटर की निकलती है, यूनियन टेरिटरी की निकलती है, स्टेट की, लोकल बॉडीज़ की निकलती है, अथॉरिटीज़ की निकलती है, ठीक है, जो कि कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट के अंडर है, अगर कोई पोस्ट निकलती है तो वहाँ पे आप एक रिक्वायरमेंट लगा सकते हो, लॉ बना सकते हो कि जी एक पर्टिकुलर रेजिडेंस के बंदे को ही हम यहाँ पे जॉब में रखेंगे, जिसको हम आसान भाषा में क्या बोलते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सो दैट मीन्स आपने देखा होगा कि व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर सर्टन पोस्ट और सर्टन थिंग्स, तो वहाँ पे द इंस्टीट्यूशन आस्क फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सो ये क्लॉज 3 अनेबल करता है उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट को, आर्टिकल 16 का, ठीक है। क्लॉज 3 अनेबल करता है कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग सकते हो। नाउ लेट अस सी व्हाट डज क्लॉज 4 एंटेल्स। राइट, अब क्लॉज 4 जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि यहाँ पे अनेबल कर रहा है वो स्टेट को, सो दिस इज अनेबलिंग प्रोविजन, एम्पावर कर रहा है स्टेट को। यहाँ पे स्टेट पता ही है आपको, हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है स्टेट का वर्डिंग क्या है, ये वेदर इट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, उसका लेजिस्लेचर, स्टेट का लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटीज़, ठीक है। तो अगर कोई स्टेट चाहे तो वो प्रोविजंस बना सकता है, यानी कि इट एम्पावर्स, क्लॉज 4 ऑफ द आर्टिकल 16, इट एम्पावर्स द स्टेट टू मेक सर्टन प्रोविजंस, टू मेक रिजर्वेशंस, राइट, किसके लिए, अपॉइंटमेंट के लिए या फिर पोस्ट्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, इन फेवर ऑफ होम, फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। ये बैकवर्ड क्लासेस को जो इनको पता हो कि ये नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, राइट। सो क्लॉज 4 क्या कर रहा है, ये एम्पावर कर रहा है स्टेट को कि हम, अगर स्टेट को लगता है कि जी हमारे कुछ सिटीजन्स जो कि बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं वो प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड नहीं है पोस्ट्स में, ठीक है, तो उनके लिए सर्टन रिजर्वेशंस भी बना सकता है, ठीक है। तो दिस इज द एम्पावरमेंट गिवन बाय क्लॉज 4। क्लॉज 5 देखते हैं क्या कहता है। सो क्लॉज 5 which is basically 4A, राइट। नाउ क्लॉज 4A क्या कह रहा है, क्लॉज 4A एम्पावर कर रहा है स्टेट को, जैसे क्लॉज 4 में हमने देखा कि स्टेट को एम्पावर कर रहा है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, राइट, यहाँ पे एम्पावर कर रहा है 4A में कि कोई एम्पावर कर रहा है स्टेट को प्रोविजन बनाने के लिए, किस चीज़ की प्रोविजन बनाने के लिए, रिजर्वेशंस की, फॉर प्रमोशन मैटर्स, इन केस ऑफ SC STs जो कि रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं है, नॉट एडिक्वेट। ठीक है, अब
क्लॉज 4A क्या कह रहा है? क्लॉज 4A के पीछे का सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके पीछे जो हमारे फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा। देखो, एक चीज़ समझो, लेट्स से कि अगर पुराने टाइम में क्या होता था कि जब कोई SC ST भाईचारे से अगर कोई पर्सन अपॉइंट हो जाता था, तो उसकी प्रमोशन को लेकर बहुत दिक्कतें पैदा होती थी। ठीक है, तो उसकी प्रमोशन में सवाल खड़े करे जाते थे या उसको प्रमोट नहीं किया जाता था। उस चीज़ को बचाने के लिए, ताकि उनको जो रिप्रेजेंटेशन पहले नहीं मिली है, तो यहाँ पे क्लॉज 4A में हमने जो है ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या एम्पावर कर दिया स्टेट को कि आप किसी भी SC या ST भाईचारे के लिए अगर आपको लगता है, स्टेट को लगता है कि ये प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं हो रहे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, या ऑलरेडी ये इस पर्टिकुलर पोस्ट में SC ST से लोग नहीं हैं, सिटीजन्स नहीं हैं, तो उनकी प्रमोशंस के लिए आप प्रॉपर रिजर्वेशंस बना सकते हो। क्लियर? दिस इज व्हाट क्लॉज 4A सेज। इट इज़ फॉर द बेनिफिट, सो दैट प्रमोशन में भी उनको इक्वल चांस दिया जाए आने वाले समय में। ठीक है, क्लॉज 4B देखते हैं क्या है। राइट, सो क्लॉज 4B। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि सपोज करो हमने पहले देखा है कि हमने क्लॉज 4 में और 4A में क्या देखा। ठीक है, यहाँ के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन, 4A में हमने क्या देखा, SC ST के लिए उनके प्रमोशन में रिजर्वेशन। अब सपोज करो, विद एग्जांपल समझते हैं इस बात को। अब लेट से कि 2022 में पोस्ट निकली जिसमें कि BC हैं 50 और SC ST में से हैं 50 पोस्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिल जो है उस साल हो गई 30 और यहाँ पे फिल जो है उस साल हो गई 40। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे 20 पोस्ट्स और यहाँ पर जो है 10 पोस्ट बच गई। अब क्या होता था कि ऑलरेडी जो आपको पता ही है कि जब रिजर्वेशन होती है नेक्स्ट ईयर की, जब पोस्ट आई तो पुरानी पोस्ट निकल जाती थी, जो पुराने ये बैकलॉग रह गया ये निकल जाती थी। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आर्टिकल 16 के क्लॉज 4B में सीधा सीधा जो है उन्होंने ये डाल दिया, क्लॉज 4B में ये कर दिया कि स्टेट जो है उसको एम्पावर कर दिया। ठीक है, कि अगर कोई पुराने साल में कोई अनफिल्ड वैकेंसीज हैं, जैसे यहाँ पे 20 यहाँ पे हैं, यहाँ पे 10 यहाँ पे हैं, तो ये जो अनफिल्ड वैकेंसीज हैं इसको हम जब 2023 की अगर कोई पोस्ट आती हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर कोई पोस्ट आती हैं तो उसमें हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकें। राइट, राइट, कैरी फॉरवर्ड कर सके। और यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरस्टैंड करने के लिए है कि जो ये कैरी ओवर या कैरी फॉरवर्ड पोस्ट है, ये जब नेक्स्ट ईयर में जाती हैं तो अब क्या होगा, इस 2023 का ऑलरेडी एक कोटा होगा, कैप होगा, उस कैप के अलावा यानी कि अपार्ट फ्रॉम दैट कैप, नाउ लेट्स से कि यहाँ पे 2023 में टोटल पोस्ट जो है SC ST और BC को मिला के 200 हैं और 200 की 200 फिल्ड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे तो जीरो लेफ्ट हो गई। ठीक है, तो अब ये जो 20 और 10 30 जो पोस्ट है ये कहाँ जाएंगी, तो ये भी फिल हो सकती है बिकॉज इट इज ओवर एंड अबव द रिजर्वेशन, पोस्ट कैन बी एडेड।
राइट। ठीक है, तो ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा कि सेक्शन क्लॉज 4B ऑफ आर्टिकल 16 एम्पावर करता स्टेट को कि वो कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सके ताकि जो अनफिल्ड पोस्ट हैं जो कि क्लॉज 4 में या क्लॉज 4A में दी थी, जो कि एक साल में फिल नहीं हुई, उसको हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकें। और जब ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये जो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर करंट ईयर का जो कोटा होगा उसके ओवर एंड अबव होगी। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। नाउ वी गो टू क्लॉज 5। नो क्लॉज 5 क्या कहता है? अब यहाँ पे सी वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर सपोज करो कि कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, राइट, या फिर कोई डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन है, हम्म, ठीक है। अब उसमें लेट से कि वो कोई हिंदू इंस्टीट्यूशन है और हम एक क्रिश्चियन बंदा या कोई सिख बंदा या कोई मुस्लिम पर्सन सिटीज़न जो है अप्लाई करता है, ठीक है। तो अगर उसको जॉब नहीं देते या उसको उसमें पोस्ट नहीं देते तो वहाँ तो इनक्वालिटी आ गई, डिस्क्रिमिनेशन आ गई, राइट। वहाँ पे तो हम ये बोलेंगे कि जी यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन हो गई बंदे के साथ, इसको नहीं दिया। लेकिन क्लॉज 5 ऑफ दिस आर्टिकल 16 स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली ये बोलता है कि कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या कोई डिनोमिनेशन है, राइट, उसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन के पर्सन को पोस्ट मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कि पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर रिलीजन के पर्सन को ही पोस्ट दी जाएगी। ठीक है, ठीक है, यानी कि अगर कोई टेंपल या हिंदू टेंपल में कोई पोस्ट है तो उस पोस्ट के लिए हिंदू रिलीजन का पर्सन ही जाएगा। या फिर अगर कोई चर्च है तो उस पोस्ट के लिए क्रिश्चियन जाएगा, राइट, एंड सो ऑन सो एंड फोर्थ, राइट। सो बेसिकली क्या हो गया, अब इसमें बेसिकली क्या हो गया कि हमने ये बोल दिया क्लॉज 5 के अकॉर्डिंगली कि कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या डिनोमिनेशन की में अगर कोई पोस्ट या एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट होती है तो उसमें अगर क्रिश्चियन पर्सन को या हिंदू पर्सन को या जो भी उस पर्टिकुलर रिलीजन का पर्सन है उसको अपॉइंटमेंट हो या उसकी वो उसकी जो है एम्प्लॉयमेंट हो, उस चीज़ को लेकर स्टेट को प्रिवेंट नहीं कर सकता लॉ बनाने में। यानी कि स्टेट जो है लॉ बना सकता है, एक पर्टिकुलर लॉ बना सकता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का बंदा ही एक पर्टिकुलर पोस्ट पे जाए। ठीक है, तो ये था क्लॉज 5। नाउ लेट अस सी कि क्लॉज 6 क्या कहता है। नाउ क्लॉज 6 इज सेम एज क्लॉज 6 ऑफ आर्टिकल 15। ठीक है, इसमें वही बताया गया है इन्होंने कि रिजर्वेशन को जो स्टेट जो है अनेबलिंग प्रोविजन है, स्टेट को एम्पावर किया गया है कि वो रिजर्वेशन कर सके, इसके लिए EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए रिजर्वेशंस लगा सके इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। बट यहां पे कैप क्या दे दी, 10%। यानी कि क्लॉज 6
इज सेम एज क्लॉज 6 ऑफ आर्टिकल 15। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि स्टेट को ऐसे लॉ बनाने के लिए, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता या ये आर्टिकल नहीं रोक सकता ताकि वो किसी EWS सेक्शन के पर्सन्स के लिए, सिटीजन्स के लिए, उनकी रिजर्वेशन के लिए लॉ बना सके, ठीक है, विच इज़ इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। बट यहाँ पे मैक्सिमम जो कैप उन्होंने रख दी है वो 10% रख दी है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 16। सो अब हमने आर्टिकल 16 में देखा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे उन्होंने बताई कि जी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन है, यानी कि यहाँ पे आपको कंसिडर किया जाना चाहिए, वहाँ पे इक्वालिटी की बात हो रही है। यहाँ पे ये नहीं आप बोल सकते कि जॉब निकली है या पोस्ट निकली है स्टेट की, प्राइवेट जॉब्स की या प्राइवेट पोस्ट की बात नहीं हो रही, स्टेट के अंदर, यानी कि चाहे वो यूनियन हो चाहे वो स्टेट हो, ठीक है। तो उसकी अगर कोई पोस्ट निकली है तो उसमें आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी भी भेदभाव के बगैर। लेकिन यहाँ पे सर्टन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो कि अनरिप्रेजेंटेड हैं या फिर जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, उनके लिए अलग से प्रोविजंस बनाने स्टेट को एम्पावर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। So now we have covered under the series 1 three articles, article 14, 15 and 16. Now in the next video we'll cover the fourth phase of this series 1, which is the fundamental right series, and the series 1 is the right to equality. In the fourth phase we'll cover the article 17, right। अगर आपको ये अच्छा लगा हो सीरीज, अगर आपको लगा हो दैट इट हैज़ बेनिफिटेड यू इन एनी वे, देन काइंडली लाइक करें। अगर आपको कोई कमी लगी हो तो डू कमेंट मी, या अगर आपको कुछ और जानना हो या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इसमें स्पेसिफिकली किसी भी पोर्शन के रिलेटेड कोई और रिक्वायरमेंट हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जहाँ पे आपको लगता है कि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। And also do not forget to subscribe the channel. Thanks a lot. God bless.